आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। आपके सारी चीज समझ में आ जाएगी धंधे की ताकत क्या होती है। सबसे पहले हम दक्षिण हरियाणा की बात कर लेते हैं, जहां हम खड़े हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने बहुत बड़ी रैली करी थी और वहां इंसान मंच बनाया था, लेकिन उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपनी पार्टी बना के और सरकार से लड़ सके। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से उनको ये परिणाम मिला कि उनकी जो लड़की है आरती राव जी, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, समाज की बेटी है, उसके लिए भी उन्होंने टिकट के लिए एक अरदास लगानी पड़ती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीट देने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो राव इंद्रजीत सिंह जी है। दूसरा, मैं आपको झंडे का दूसरा उदाहरण दूंगा। भिवानी के अंदर बंसीलाल सीएम होता था, जिसको मुख्यमंत्री जो हरियाणा का एक बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री रहा और जिसकी टिकट उसने दे दी, कोई कैंसिल करने वाला नहीं था, क्योंकि पावर उसके हाथ में थी, उसका अपना झंडा था। किसी भी समाज, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को टिकट दी और उसके कारण वो सारा गड़बड़ होता था, लेकिन नहीं, उनके हाथ में पावर थी, कलम थी, वो जिसको भी देते थे वो मान्य होता था पार्टी को। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे उनकी पार्टी खत्म होगी, आज श्रुति चौधरी को बेटी पोती श्रुति चौधरी जी है, आज उनको टिकट के लिए दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं। तीसरा उदाहरण मैं चौधरी भजनलाल का देता हूँ, जो कि कांग्रेस पार्टी का कद्दावर नेता था। जब कांग्रेस पार्टी को यह देखा कि जाट वोट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ ज्यादा है, वो लगातार सीएम बन रहे हैं, तो उन्होंने चौधरी भजनलाल का कद एकदम खत्म कर दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि जो एक कद्दावर मुख्यमंत्री था वो एकदम ग्राउंड पे जीरो हो गया। उसके लड़के ने पार्टी बनाई, नहीं चल पाई किसी कारण से, और पूरा का पूरा सिस्टम एकदम खत्म हो गया। तो मित्रों, जब तक अपना झंडा, अपनी ताकत नहीं होगी, अपना संगठन नहीं होगा, जब तक अपनी टीम नहीं होगी, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। आज बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं और उनको अंजाम दिया जाता है कि भला दुर्घटना होगी। जिस दिन उनकी सीबीआई जांच होगी, मैं गारंटी से कहता हूं, उसमें किसी न किसी बड़े नेताओं का हाथ मिलेगा। विपिन रावत जी की बात कर लेते हैं, जो इतना बढ़िया हेलीकॉप्टर में, जो उनकी फैमिली का ये पता नहीं लगा कि बोला कैसे कि वो एक दुर्घटना हुई हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। क्या उनकी क्रॉस, हमारी जो उनकी एयरप्लेन थी वो क्रॉस हुई? क्या जो देशभक्त है, जो इस देश के लिए सोचते हैं, क्या उन्हीं के हेलीकॉप्टर क्रॉस होते हैं? क्या उन्हीं की हवाई जहाजें क्रॉस होती है? या इस समाज में जो और लोग हैं उनकी भी क्रॉस होती है? तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन, एक ही अरदास करूंगा कि मेरे भाइयों, अब जाग जाओ, अब उठने का समय है, सोने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि पटौदी विधानसभा प्रथम स्थान पर आएगी आने वाले समय में, ये हमें स्पष्ट रूप से संदेश मिल रहा है। देखिए, राजनीति समीकरणों का खेल है। हमारे यहाँ पे अगर अभी रामनिवास चौहान जी ने बताया कि आपको ताकत देनी पड़ेगी, आपको हमें सबल प्रदान करना पड़ेगा। हम आपसे ये वायदा करते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो, इस बार हम यहाँ पे नए समीकरण लेकर आएंगे। पटौदी विधानसभा में मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह से हमारे बीच में 36 बिरादरी का समावेश है और हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, ये बात दीगर है कि लोग राजनीति में अलग अलग तरह के आक्षेप लगाएंगे, अलग अलग तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन ये बात भी उतनी ही सर्वविदित है और सत्य है कि अगर मैं वैसे मैं दकायु सी बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं राजपूत की बात भी करूं तो आप किसी भी गांव में जाकर देखिए, राजपूतों का इतिहास देखिए, हमारे बीच में बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे कि जितने न्यायप्रिय और जितनी सामाजिक समरसता के साथ हमारे बुजुर्गों ने कार्य किया, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में 36 बिरादरी में किसी ने नहीं किया। हम ना केवल उस गरीब गुरबे को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हम उसके साथ उन लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं जो हमारे पीड़ित पक्ष के हैं या जिनके साथ अन्याय होता है। चाहे राजनीति की बात हो, चाहे धार्मिक बात हो, चाहे आर्थिक बात हो और चाहे सामाजिक बात हो, हमने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पहले हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब लोग चलते थे और जिनको हम बोलते थे कि भाई फलां गांव से चल पड़े हैं अपने किसी कार्य के लिए या कमाई का जरिया करने के लिए,
तो जब चलते थे छाएं हो जाती थी, रोशनी का प्रबंध नहीं होता था, तो छाएं के समय वो किसी भी गांव में अपना डेरा डालते थे। तो डेरा डालने वाला सबसे पहले ये पूछता था कि फला गांव में, अमुक गांव में क्या कोई ठाकुर साहब हैं? अगर किसी ने ये कह दिया कि इस गांव में कोई ठाकुर साहब नहीं है, तो वो अपना डेरा लेकर आगे चले जाते थे, क्योंकि उनके साथ बच्चे भी होते थे, लड़कियां भी होती थी, औरतें भी होती थी, पशुधन भी होता था। और अगर किसी ने किसी पहर में उनको ये कह दिया कि इस गांव में कोई ठाकुर है एक घर, तो वो वहां पे रुक जाते थे ये सोचकर कि इस गांव में अब हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। ऐसी आपका इतिहास है। लेकिन आज जब हम राजनीतिक झंडा और अपने डंडे की बात करते हैं, तो राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया जाता है, जहां जैसे कठपुतलियों के द्वारा कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर का हल, ठाकुर का बैल, ठाकुर की मुंह, लेकिन फसल ठाकुर की, मेहनत हमारी। तो ये प्रासंगिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये पूर्णतः राजनीतिक तौर पर दिया गया वक्तव्य है। जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का एक और वोट बैंक माना जाता है राजपूतों को, और राजपूत ताली बजाकर मानसिक गुलाम होकर बीजेपी को वोट दे देते हैं। मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि समर्पण में ताकत नहीं है, आपके विरोध में ताकत है, और विरोध हमेशा सत्ता से इनका होता है। आज आप हुड्डा का विरोध करिए, कांग्रेस का विरोध करिए, तो आपको परिणाम कम मिलेंगे, लेकिन आप खट्टर साहब का विरोध करेंगे। और हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, मैं भोड़ा की बात करता हूं, हेली मंडी की बात करता हूं, कारोला की बात करता हूं, पटौदी की बात करता हूं, तो इनमें 36 बिरादरियों का वास है, सभी धर्मों का वास है, हम सर्वधर्म की बात करने वाले लोग हैं। तो मैं अगर सत्ता का विरोध करता हूं, तो कहीं ना कहीं सत्ता के विरोध में आपकी सफलता की पूंजी छिपी हुई है। अगर मैं बेरोजगारी की बात करता हूं, मैं गरीबी की बात करता हूं, मैं अनियमितताओं की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए और आपके बच्चों के आने वाले भविष्य की भी बात कर रहा हूं मैं। तो हमारे डंडे और झंडे की अहमियत को समझते हुए आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि राजपूतों का कोर वोट बैंक बीजेपी होने के बावजूद भी हमें तिरस्कार के अलावा कभी भी कुछ नहीं मिला। हमें तिरस्कार मिला सिर्फ इस वजह से कि हमने ताली बजाकर उनको वोट देना सीख लिया, हमने कभी भी विरोध के स्वर नहीं उपजाए। और जब तक आप किसी भी चीज का विरोध नहीं करेंगे, तो आपको अपनी असल ताकत का पता नहीं लगेगा, और जब तक आपको अपनी असल ताकत का नहीं पता लगेगा, तो आप ये मान के चलिए आपके साथ साथ अन्य जो 35 बिरादरी जो आपको ठाकुर मानती है, ठाकुर कोई जाति नहीं है। ठाकुर होता है कि जो किसी के अन्याय को सहन ना करे, कोई किसी के क्षय को बचाए, तभी हमें क्षत्रिय लोग कहते हैं कि आपके ऊपर आने वाला क्षय अगर उसको मैं बचा सकूं, उसकी मैं रक्षा कर सकूं, तभी मुझे क्षत्रिय कहलाने का अधिकार है, नहीं तो नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है, बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है कि 36 बिरादरी का आप साथ सहयोग कीजिए। और मैं ये वायदे के साथ कहता हूं कि हमारे ओमवीर चौहान यहाँ पे बहुत ही हमारी पार्टी को गति देने वाले नए युवा साथी हैं हमारे, और इनका जो मैंने रुतबा देखा, इनका युवाओं में जो पकड़ देखी, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब की बार विधायक भी आपका होगा, चेयरमैन भी आपका होगा। और रविंद्र कुमार जी, आज से आप राष्ट्रवादी दल लोक पार्टी के परिवार का अहम हिस्सा है, अहम कड़ी है। हम आपसे आशा रख सकते हैं कि आप पार्टियों की नीतियों के लिए कार्य करेंगे। कि जिस प्रकार से इन युवाओं ने दोष दिखाया पटौदी विधानसभा के अंदर, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी 89 सीटें आप देख लीजिए, और संगठनात्मक रूप से इतने बड़े पैमाने पे पदाधिकारी शायद हरियाणा में पहली बार पटौदी से शुरुआत होगी। हमारा मानना है अगर किसी पार्टी का संगठन मजबूत है तो वो पार्टी मजबूत है, और उसका हर आदमी मजबूत है। तो मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, हमारे रामनिवास जी का ये बड़े जुझारू और पूर्व में ये भाजपा के अंदर सचिव रहे, एक योजना उपाध्यक्ष रहे, इन्होंने बड़े ही पदों पर रहकर काम किया, लेकिन उस चीज का फल नहीं मिला, इनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। इसलिए और जो हमारे यहाँ कैथल कांड हुआ था, उसके बाद सभी का मन बदल गया कि भाई हम अपने हक के लिए लड़ ही नहीं सकते। अगर लड़ोगे तो डंडे खाओगे, पीटोगे, सर फुड़वा के आओगे, कोई पट्टी करने वाला भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो शेर सिंह राणा जी को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपने जो मुझे इस लायक समझा, मुझे जो जिम्मेवारी दी, मैं उसका बड़े ही तन मन धन से आपके साथ रहूंगा, आपके पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करूंगा, और मैं अपने आप को शेर सिंह राणा समझकर कार्य करूंगा। कि पार्टी हरियाणा में जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से बढ़ने वाली पार्टी, राजनीतिक दल अभी हरियाणा में कोई दूसरा नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज देश में
ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिनका आपकी राजनीतिक उनका महत्व तो हो सकता है, लेकिन उनका आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं है। उन राजनीतिक मुद्दों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। वो आपको कहीं भी ना परेशान करते हैं ना छू जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं जो मुद्दे हमारे जीवन में हमारे बच्चों के लिए किसी काम नहीं आने। तो आप समझिए इन पार्टियों का खेल। हम सब लोग सोशल मीडिया देखते हैं। मैं क्योंकि आईटी टीम में भी काम करता हूं पार्टी की, तो सोशल मीडिया पर हम दिन भर सुबह से लेकर शाम तक उन मुद्दों के ऊपर विचार करते रहते हैं जिन मुद्दों का हमारे सामाजिक जीवन में कोई मतलब नहीं है। एक मुस्लिम व्यक्ति को 4 लोग मिलकर के मारते हैं या पुलिस वाले मिलकर के मारते हैं, तो हम बैठ करके ताली बजाते हैं। ताली किस लिए बजाते हैं? क्या वो मुस्लिम व्यक्ति हमारा दुश्मन है? आप जरा इस बात पर राजनीतिक रूप से विचार करिए कि आपको लड़ाया किस व्यक्ति जा रहा है। क्या उस व्यक्ति ने आपका कुछ लिया है? लेकिन वो व्यक्ति मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो। मैं क्योंकि बिहार में अभी प्रभारी था, अभी लास्ट चुनाव बिहार में था, तो वहां मुझे पार्टी की तरफ से प्रभारी बनाया गया। तो वहां हम लोगों ने बहुत थोड़े समय में 2 महीना, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल था 2019 से लेकर के 21 के बीच में, उस कोरोना काल में हमारी पार्टी वहां काम कर रही थी। 9 महीने के अंदर जिस तरह से पार्टी ने 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा हमने, और तकरीबन 100 से ज्यादा विधानसभाओं पर हम लोगों ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो इससे ये पता चलता है कि पार्टी जो है वो बहुत तेजी से हर राज्य में बढ़ रही है। पटौदी विधानसभा अभी मैं देख रहा था यहाँ का गणित, ये जो पार्लियामेंट्री सीट है ये हमारी गुरुग्राम की पार्लियामेंट्री सीट है, और तकरीबन इसमें 9 विधानसभाएं हैं। ये जो विधानसभा है वो एससी कोटे में है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोप है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज के जो लोग हैं उनके पास ऑप्शन एक ही है, किसी भी हमारे एससी समाज के भाई को उनको जिता करके विधानसभा भेजना है। तो अगर आपको किसी एससी समाज के भाई को ही जिता के भेजना है, तो क्यों ना अपनी पार्टी के किसी एससी समाज के भाई को जिता करके भेजिए। अगर वो जीत के जाएगा तो वो कम से कम आपके बच्चों के लिए या जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं उनके अधिकार की बात करेगा। कभी भी ध्यान रखिए, लाइफ में जब भी कोई राजनीतिक दल कभी बढ़ता है तो वो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करता है, ऐसा वो दावा करता है। लेकिन एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो सबके लिए काम करता है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पर जब भी आप लोग सोशल मीडिया चलाएं, तो ये सोशल मीडिया चलाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि फुटबॉल मैच देखते हैं तो वो भी हम लोग, या क्रिकेट मैच देखते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी देखते हैं, भाई कितने रन हुए, कितने ओवर हैं, क्या कहानी है। लेकिन सोशल मीडिया पर हम बैठ करके दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं कि भाई यहाँ 2 आदमी जो है वो मुस्लिम पीटे गए और बहुत बढ़िया, ये लो भाई हमने भी आगे भेज दिया। तो मेरा आपसे कहना है कि समाज के सामाजिक ताने बाने को बना के रखिए। आपकी ये पार्टी किसी का भी हक मारने वाली नहीं है। ये हक हर समाज का, उस समाज के व्यक्ति को हक दिलाएगी। इसलिए सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सबका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ना किसी के अधिकार को छीनेंगे और ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। हम लोग 36 बिरादरी को अपने साथ लेकर चलेंगे। आपका चुनाव निशान भी चारपाई है। उस चारपाई पर 36 बिरादरी को बड़े सम्मान के साथ बैठाएंगे और सबको जिसका जो अधिकार है उसको वो देने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें इस पटौदी हल्के की, पटौदी हल्के में हमने रामनिवास जी से, इंद्रजीत जी से 1 महीने से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हरियाणा को लेकर क्या करने जा रही है और क्या कर रही है। देखिए, आप सबको मालूम है कि सन 2024 में अगले साल हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम इस मिशन पे लगे हुए हैं कि 24 में बिना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कोई सरकार ना बन पाए। हमारे बिना सहयोग के कोई सरकार ना बने और हम सरकार का हिस्सा बने, जिससे कि हम 36 बिरादरी की सेवा करते हुए हरियाणा प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य बनाए पूरे भारत का। तो इसके लिए अभी अगर आप देखेंगे 1 साल का जो ये समय है, इस 1 साल में 3 चुनाव हरियाणा के अंदर होने हैं।
एक चुनाव होना है लोकसभा का, एक चुनाव होना है विधानसभा का और एक चुनाव होना है नगर पालिका नगर परिषद का। और हर चुनाव के लिए हमारे पास अभी मौजूदा समय में भी अच्छे प्रत्याशी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और हमारी मेहनत को देखते हुए जो यहाँ के मौजूदा पहले बड़े स्तर पर विधायक या उससे ऊपर स्तर पर जो पदाधिकारी रहे हैं या पूर्व हो चुके हैं, वो लोग भी अलग अलग माध्यम से संपर्क कर रहे हैं आपकी इस ताकत, इस मेहनत को देख के कि हम भी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस पटौदी हल्के को, चाहे विधानसभा चुनाव हो और चाहे नगर परिषद का चुनाव हो, इन दोनों सीटों को जीतने के लिए हर प्रकार से प्रयास करें। और वो प्रयास कैसे करना है, क्योंकि ये हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मीटिंग है और मीटिंग सिर्फ इसीलिए हम लोगों ने रखी है कि हम आज जिस स्तर पर हैं उस स्तर से अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएं जिससे कि हम विजय प्राप्त करें। देखिए, आज पटौदी में हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने किया है और कुछ नियुक्तियां भी पार्टी की हुई हैं आज, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष श्री रमेश राजपूत जी, जो कि भाजपा छोड़ के राजपा में आए हैं, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में आए हैं। हमारे हलके के अध्यक्ष इंद्रजीत चौहान जी, हमारे नगर पटौदी के अध्यक्ष युवा अध्यक्ष श्री ओमवीर जी और भी कई पदाधिकारियों को नियुक्तियां आज दी गई हैं। और अब आज से पटौदी हलके के बूथ स्तर पे जो है हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं और 1 महीने का टारगेट पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने लिया है कि 1 महीने के अंदर पटौदी हलके के हर बूथ पर 1 बूथ अध्यक्ष और 10 बूथ सदस्यों की एक टीम, 11 लोगों की टीम जो है हर बूथ पर 1 महीने के अंदर हम बनाएंगे और पटौदी हलके को भारी बहुमत से 2024 में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जीतेगी। देखिए, मुद्दे आज भारतीय जनता पार्टी की, जिसकी आज हरियाणा में सरकार है, उससे हर वर्ग त्रस्त है, परेशान है। चाहे वो हमारे नौजवान हों जो पढ़ाई लिखाई करके भी बेरोजगार हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, हर वर्ग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। और यही कारण है कि ये अपने काम पर तो वोट लेना नहीं जानते। तो अब आपने देखा होगा हरियाणा का माहौल खराब करने का भी प्रयास इन्होंने किया, नूह में दंगे कराने का प्रयास किया। कभी ये धर्म की लड़ाई लगवाते हैं, कभी ये जातियों की आपस में जो है, चाहे इतिहास चोरी का मुद्दा हो या कोई अनेक मुद्दे हैं जिसमें जाति और धर्म के रूप में ये लोग जो है आपस में भेदभाव पैदा कर रहे हैं और लड़ाई लगवाते हैं, जिससे कि जो इनका वोट बैंक है वो बढ़े और लोगों का जो ध्यान है वो इन दंगों की तरफ जाए, इनके जो निकम्मापन है उस तरफ से हट जाए। मेरा ये कहना है, पहले जो घर में जैसे चीज़ खराब हो जाती थी ना, तो लोग बोलते थे भाई ये खटारा है, नहीं गाड़ी खराब हो जाती तो बोलते हैं खटारा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये खट्टर जी की सरकार नहीं है, खटारा जी की सरकार है। ये खट्टर सरकार नहीं है, ये खटारा सरकार है। तो इस खटारा सरकार को राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 2024 में इस खटारा चीज़ को जहाँ पहुँचाया जाता है वो पहुँचाया जाता है, समुद्र में उसको बहा देना चाहिए। तो इस सरकार को जो है वो खटारा को समुद्र में बहा के आएंगे और 2024 में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सरकार बनाएगी और अपने सहयोगी दल जो इनेलो है उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।